यहाँ की शांतिप्रिय जनता और विकास की गाथा इसीलिए, और यहाँ वायलेंस चलता नहीं है, और जो वायलेंस करता है नेता वो वापस लौट के आता नहीं। कांग्रेस लगातार मुद्दे उठाती है कानून व्यवस्था को लेकर। कौन सी पॉलिटिकल हत्या हो गई? कांग्रेस के राज में तो हुई है। पॉलिटिकल हत्या भी हुई, चरित्र हत्या भी कांग्रेसियों ने की है। कभी छत्तीसगढ़ की चिंता की है कांग्रेस के नेताओं ने? सिर्फ वोट बैंक की चिंता की है कांग्रेस ने। कांग्रेसी कहते हैं कि किसी और को देना है, इसलिए बस्तर को आप साफ कर रहे हैं। अब उनकी सोच तो वहीं तक की है ना, क्योंकि बस्तर के अंदर तुम तो लंगोटी पहन के घुमाना चाहते हैं। काम करने वाले के लिए समय महत्वपूर्ण नहीं होता, काम करने की इच्छा शक्ति चाहिए, दृढ़ता चाहिए, और जो कुछ करता है ना सर, वही आलोचना का शिकार होता है। गोल गोल रानी इतना पानी में नुकसान तो जनता का ही हो रहा ना। जिन लोगों ने भी किया, रामलाल हो, श्यामलाल हो, मुक्कू लाल हो, उससे कोई लेना देना नहीं। जनता के पैसे का जिस व्यक्ति ने किया उसको उल्टा टांगना चाहिए और उससे पैसा वसूल करना चाहिए। एक आग्रह मेरे से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप शुरू करवाई, बहुत दिक्कत है। सहमत हूँ मैं आपकी बात से। इस रायपुर को प्रयोग मत करो यार। जो आता है ना अधिकारी, वो थोड़े दिन के बाद में एक नया प्रयोग करता है। जय जोहार, मोर नाम है अंशुमान शर्मा। वो आप मन देखना शुरू कर चुके हैं स्वराज एक्सप्रेस। आज के जन हमारे पहुना है, देखा दो ठग बात बहुत मशहूर है। एक तो ये कि बिना लाग लपेट के बात करते, कोई झूठा आश्वासन नहीं दे, और जैन बात करना है तो सोझे सोझे बात करते, सीधा सीधा बात करते। दूसरा ये कि कोई भी मुद्दा हो, अगर वो जनता के हित में है, चाहे फिर वो सड़क में हो चाहे सदन में हो, बेबाकी से उठाते, चाहे पक्ष ले पूछना हो सवाल चाहे विपक्ष से पूछना हो सवाल, हर बात के ला बिल्कुल एक एक जवाब होला चाहिए रही थे, सदन में भी और सड़क में भी। तो जन हमारा आज के पहुना है राजेश मुणत जी है। जोहार मुणत जी। जय जोहार। वरिष्ठ विधायक है मुणत जी है, 4 बार ले विधायक है, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, और आज हमारे पहुना है मुणत जी। ये जिन आपके जिन खूबी है, जिन नेचर है, बिना लाग लपेट के बात करना, मिठलबराई नहीं करना, जिसको हम कहते हैं छत्तीसगढ़ी में, ये आया कहाँ से बेसिकली आपकी बात? देखिए, जनता के जनप्रतिनिधि है। जनता ने जिन अपेक्षाओं के साथ जनप्रतिनिधि को मत दिया, उनकी अपेक्षाओं की पूर्ति करना, उसका समाधान करना हर जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है। चुनाव तक पार्टी की विचारधारा, पार्टी का झंडा, लेकिन जिस दिन जनप्रतिनिधि बन गए, उस क्षेत्र की जनता के प्रति मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और इसीलिए जनता के प्रति हमेशा कर्तव्यनिष्ठ होकर के काम करना, यह मेरी प्राथमिकता रही है। कभी कभी मैं बहुत सारे विषय के ऊपर अपनी बेबाक टिप्पणी के कारण जन चर्चा का विषय भी बनता हूँ, लेकिन मैं पार्टी लाइन और पार्टी की विचारधारा के साथ जनता की अपेक्षाओं को पूर्ण करना, यह मेरा कर्तव्य है। पार्टी ने मुझे नेता बनाया है, जनता ने मुझे चुना है, इसलिए दोनों में सामंजस्य करके मूल एक आधार होना चाहिए, जन अपेक्षाओं पर खरा उतरना, यह मेरा कर्तव्य रहा है। आपने पार्टी लाइन की बात की और पार्टी विचारधारा की बात की, तो शुरुआत कैसे हुई? मैं हालांकि आपके बैकग्राउंड के बारे में तो बहुत से लोग जानते ही हैं, जो नए लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, जो हमारे पत्रकारिता क्षेत्र में है या जो राजनीतिक क्षेत्र में है, तो उनके लिए संक्षिप्त में आपकी पृष्ठभूमि कैसी रही, कैसे इस विचारधारा से जुड़ा आपने? देखिए, सामान्यतः मेरी विचारधारा, मेरी पार्टी, मेरा परिवार संघ परिवार से संबंधित है जी। मेरे ताऊजी भी विधायक रहे रतलाम ग्रामीण से, मेरे फादर भी सरकारी सर्विस होने के बाद में भी संघ से जुड़े रहे। मैं शिशु मंदिर में पढ़ता रहा, विद्यार्थी परिषद में काम करता रहा, युवा मोर्चे में काम करता रहा। युवा मोर्चे के कई दायित्व को निर्वहन करते करते जिला अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक की भूमिका में रहा हूँ, और इसलिए लगातार संपर्क में, संगठन मंत्रियों के संपर्क में, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में रहने के कारण हमेशा पार्टी की विचारधाराओं को आगे बढ़ाना और उनके साथ मिलकर के काम करने का जो मुझे अनुभव प्राप्त हुआ, मेरी कोशिश रहती है कि संगठन में काम करते करते, तो मैंने कभी सोचा नहीं था मेरे को जीवन में कोई चुनाव लड़ना पड़ेगा जी। मैंने ना तो कभी ज़िंदगी में कोई पंच, सरपंच या पार्षद का चुनाव लड़ा। मैं तो प्रदेश कार्य समिति सदस्य, जिला अध्यक्ष 7 साल रायपुर का, प्रदेश का मध्य प्रदेश का मंत्री रहा, मध्य प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा, छत्तीसगढ़ प्रांत का अध्यक्ष बन गया संगठन का काम करते करते। तब भी मेरे मन में एक ही काम था, सिर्फ संगठन का काम करना। और लेकिन पार्टी ने 2003 में युवा मोर्चा अध्यक्ष के नाते मुझे रायपुर ग्रामीण विधानसभा से एक प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया, और उस समय के एक बहुत बड़े दिग्गज नेता हुआ करते थे, अच्छे नेता थे। तरुण दादा रायपुर के मेयर रहे,
3-4 बार के विधायक रहे, जन अपेक्षाओं से, लेकिन वह क्या महत्वाकांक्षा उनको ले डूबी। वो अपने आप को जन नेता तो थे, लेकिन अपने आप को सर्वप्रिय नेता मानने लग गए थे। जनता से बड़ा कोई नेता नहीं है साहब। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि दल बदल की राजनीति में आ गए, उनको सम्मान मिला, कांग्रेस में चले गए, महापौर रहते पार्टी ने महापौर बनाया, विधायक बना दिया, कांग्रेस में चले गए, मंत्री बन गए। तो उस दिन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तय किया कि एक साधारण कार्यकर्ता भी पार्टी की विचारधारा को लेकर के आगे चल सकता है, और राष्ट्रीय स्तर पे निर्णय हुआ और मेरे को पहली बार चुनाव लड़ने का अवसर मिला। और मेरे कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम से लगभग 39,000 वोटों से तरुण दादा को रायपुर ग्रामीण से पराजित कर मैं विधायक बना। तब भी मैंने कभी नहीं सोचा था, जिंदगी में कभी कोई नोटशीट नहीं लिखी साहब। पार्टी ने मेरे को मंत्री बना दिया, स्वतंत्र प्रभार दिया, पीडब्ल्यूडी जैसे विभाग के अंदर काम करने का अवसर दिया, स्कूल शिक्षा विभाग में काम करने का अवसर दिया। 3 साल तक स्कूल शिक्षा विभाग के जिसके अंदर मैंने पाठ्य पुस्तक निगम का गठन किया, मुफ्त में किताब बांटने की योजना लेके आया, सरस्वती साइकिल योजना लेकर के आया, पीडब्ल्यूडी में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने की दृष्टि से डिप्लोमाधारी बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने के काम चालू किए। ऐसी कई योजनाओं पे काम करते करते धीरे धीरे 1 बार नहीं 2 बार 3 बार तक 15 साल तक लगातार सरकार के मंत्री का दायित्व निभाता रहा विधायक होने के नाते। उस संगठन के प्रति उतनी ही रुचि रही मेरी। आपके पीडब्ल्यूडी और बाकी विभाग जो रहे उस पर आऊँगा मैं आप लंबे समय तक संगठन में, मोर्चे में, ये सब में सक्रिय रहे हैं। मनोज जी, एक आज की तारीख में जो नेतृत्व में आना नेता बनना चाहते हैं, राजनीति में जो आना चाहते हैं, उनको बहुत जल्दी रहती है। मैं चाहता हूँ कि आप उनको ऐसी सीख दीजिए, ऐसा क्या उनको रहे, उनको सब कुछ फटाफट चाहिए, जैसे बाकी क्षेत्रों में वैसी राजनीति में भी है। सोचने का तरीका चेंज हो गया। एक समय एक उम्र थी, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञानवर्धन के लिए हम पढ़ाई करते थे, स्कूल जाते थे, कॉलेज गए ज्ञानवर्धन के लिए जी। आज के जब बच्चे लोग, जैसे कोई भी हाई स्कूल में गया उसके बाद में ग्रेजुएशन में आगे बढ़ता है तो वही प्रोफेशन को चुनता जिसके अंदर जॉब मिले। शॉर्टकट रास्ते में जितनी वो ज्ञान नहीं, उसका दिमाग सीधा ये कि मेरे को कितने का पैकेज किस में मिलेगा। राजनीति में भी हम जब काम कर रहे थे ना, तो हमने कभी ये सोचा थोड़ी था कि कभी हमारी सरकारें बन जाएगी। 67 में सरकार बनी, संविधान सरकार रही, ठीक। 77 में सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार रही, 2.5 साल चले गए। 90 में सरकार बनी, 92 आखिरी में चले गई। भाजपा का भी जिंदगी में 2.5 साल से ज्यादा सरकार नहीं, तो लोग नारे लगाते थे कि सरकार चलाना आता नहीं है इनको, तो विपक्ष में रहना आता है इनको। लेकिन पार्टी ने उस विचारधारा को तोड़ा। 15 साल बेमिसाल। छत्तीसगढ़ कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। वो छत्तीसगढ़ में राज्य निर्माण के पश्चात में कांग्रेस की चुनी हुई सरकार के जो कृत्य थे उस समय के, और जिस छत्तीसगढ़ का विजन, छोटा राज्य हो, समृद्धशाली राज्य हो, खुशहाल राज्य हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ हमेशा वंचित रहा है, डेवलपमेंट से वंचित रहा, प्रोग्रेस से वंचित रहा। यहाँ की अनुपज जरूर है, यहाँ का खनिज जरूर है, लेकिन इसके पैसे का उपयोग कभी छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ, इसका दोहन हुआ। और राज्य बनने के बाद में भी उस समय की तत्कालीन सरकार जो जिनका मैंडेट था, माननीय जोगी जोगी के नेतृत्व में सरकार बनी, लेकिन उस सरकार के ऊपर भी एक छाप लग गई थी। पॉलिटिकल वायलेंस, राजनीति में वायलेंस का कोई स्थान नहीं है। कोई भी व्यक्ति रहे, राजनीति विचारों सिद्धांतों की होना चाहिए, मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। किसी व्यक्ति के विचार से मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन विचार से सहमत नहीं होना मतलब उस व्यक्ति को या उस संस्था को पूरा नतमस्तक कर दे या उसको एकदम वो कर दे, ये राजनीतिक विचारधारा नहीं है। और इसलिए उस समय जग्गी हत्याकांड से लेके ये सब स्कैंडल जो निकल कर के आए, वो कांग्रेस पार्टी की सरकार का डूबने का सबसे बड़ा कारण रहा। जी। और इसीलिए 15 साल डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की सरकार बनी, वो प्रगतिशील सरकार थी, स्थायी सरकार थी,
जी। एक सोच थी, एक कल्पना था, एक विजन था, एक दूरदृष्टि थी। और जिस छोटे राज्य की परिकल्पना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी, उसको साकार करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। 15 साल बेमिसाल की बात कही आपने मनोज जी, 2018 में कहाँ चूक हो गई? एक दूसरा, हार के बाद ऐसी क्या रणनीति अपनाई, अपनी क्या कमियों को दूर किया, वापस 2023 में सरकार भी आई और आप भी आए? देखिए, हारने के जब हारता है तो कई तरह की समीक्षाएं होती हैं, जी। जीत की कोई समीक्षा नहीं नहीं। होती। 15 साल हमारे बेमिसाल थे और डंके की चोट थे। 15 साल में कोई विपक्ष का एक नेता किसी मंत्री को कटघरे में खड़ा नहीं कर पाया। 15 साल के अंदर कोई मंत्री लोक आयुक्त के कटघरे में खड़े नहीं हुए, भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगा पाए। चर्चा में दुनिया की बातचीत कर ले कोई भी, लेकिन उसके पीछे ये था, स्पष्ट नीति थी, सोच थी। फूड सिक्योरिटी बिल छत्तीसगढ़ के बारे में लोग कहेंगे छत्तीसगढ़ से लोग पलायन करते हैं, छत्तीसगढ़ में भूखमरी है, लेकिन यह फूड सिक्योरिटी बिल ला करके देश का पहला राज्य बना जिसने 2 वक्त की रोटी का इंतजाम किया। छत्तीसगढ़ फैला हुआ, अलग अलग हिस्सों में बढ़ा हुआ, वनांचल क्षेत्र 42% वनांचल क्षेत्र है, बस्तर है, सरगुजा है, 5 स्टेट से जुड़ा हुआ है। यहाँ जलवायु बहुत अच्छी है, यहाँ की, यहाँ खनिज संपदा भरपूर है, यहाँ पर नेटवर्किंग बहुत अच्छी है, वनांचल क्षेत्र बहुत अच्छा है, लेकिन उसका सदुपयोग, योजनाबद्ध कार्य करना, और यहाँ की जनता साहब किसी देश के अंदर कोने में नहीं मिलेगी ऐसी शांति प्रिय जनता। इसका उदाहरण देता हूँ सब मैं आपको जी, कि देश 77 साल हो गए आज़ादी के, आज तक सिर्फ एक बार एक घटना घटी है, भिलाई स्टील प्लांट की चिमनी आज तक कभी बंद नहीं हुई है साहब। 1990 के अंदर शंकर गुहा योगी कारण सिर्फ गोली चली है, इसको छोड़ करके कभी छत्तीसगढ़ के अंदर वायलेंस नहीं हुआ इंडस्ट्रीज में। यहाँ की शांति प्रिय जनता है और विकास की गाथा इसीलिए, और यहाँ वायलेंस चलता नहीं है, और जो वायलेंस करता है नेता वो वापस लौट के आता नहीं है। और ये बात को इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो खास करके छत्तीसगढ़ की वन उपज का और छत्तीसगढ़ धान का कटोरा, वन उपज का बहुत बड़ा समर्थन मूल्य मिला। धान के किसानों के 90% किसान धान की खेती करता है, उसका वाजबी दाम मिल जाए, उसके धान की खरीदी सुनिश्चित हो जाए। जब ये किसान सक्षम होगा तो अपने आप खुशहाली आ जाएगी। और इसीलिए आप नेटवर्किंग, एक छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद भी जो नेटवर्किंग का फैलाव हुआ चारों तरफ, चाहे सुकमा हो, चाहे बस्तरपुर, चाहे नारायणपुर हो, चाहे इधर जाके जसपुर हो, चाहे इधर जाकर के हमारा अंबिकापुर हो, वाडपनगर हो, चारों तरफ जो सड़कों का नेटवर्किंग, जो शैक्षणिक पूरे देश से कनेक्टिविटी है, पूरे देश की कनेक्टिविटी के साथ साथ में शैक्षणिक संस्थाओं का, मेडिकल कॉलेज का, टेक्निकल यूनिवर्सिटी का, टेक्निकल कॉलेज का, एक सरकार वो भी थी कि अपने बच्चों को पढ़ाना अगर आपको है तो 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर आप लिख के दो, जन भागीदारी स्कूल खुले हैं साहब इस प्रदेश के अंदर। कभी एक एनएच हुआ करती थी कवर्धा के आगे जाकर के, वो कच्ची एनएच थी उसका नाम, नेशनल हाईवे रोड, वो कच्चा हुआ करता था, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ चारों तरफ की कनेक्टिविटी 4 लाइन से जुड़ी है। चारों तरफ रोडों का, जहाँ कोई ब्लॉक ऐसा नहीं है जहाँ नहीं है, कोई जिला ऐसा नहीं जिस जिले के अंदर 4 लाइन की रोड नहीं पहुंच गई हो। जी। यह सब चीजें कनेक्टिव होने से गांव तक जाना आसान हुआ। तो गांव तक जाना आसान हुआ तो गांव के अंदर मॉनिटरिंग हुई सरकारी योजनाओं की, और योजना का लाभ जनता को मिलना प्रारंभ हुआ। और इसका एक बेनिफिट है कि आज छोटे छोटे गांव के अंदर भी ये स्थिति है साहब कि अगर हमें कोई सरकारी भवन बनाना है ना तो जगह नहीं है। ओके, आप जीरो वायलेंस की बात कर रहे थे। 25 साल में चूंकि राज्य बहुत बड़ा हो गया है, बढ़ गया है, कांग्रेस लगातार मुद्दे उठाती कानून व्यवस्था को लेके, क्या बदलाव आया उसमें? बहुत कुछ बदलाव है।
क्या पहले से बढ़ गए वाले? कौन सी पॉलिटिकल हत्या हो गई? कांग्रेस के राज में तो हुई है। पॉलिटिकल हत्या भी हुई, चरित्र हत्या भी कांग्रेसियों ने की है। क्या नहीं किया? कभी छत्तीसगढ़ की चिंता की है कांग्रेस के नेताओं ने? सिर्फ वोट बैंक की चिंता की कांग्रेस ने। बस्तर के क्षेत्र के अंदर जा करके अशांति का टापू, कभी नक्सलिज्म के खिलाफ में कभी कांग्रेस की रणनीति रही? और आधे नक्सली जो शहरी क्षेत्र के अंदर वो सीएम हाउस में पलते रहे, किस नैतिकता की बात करेंगे? गृह मंत्री कभी जाकर के बैठक नहीं लिया साहब? 5 साल में जाकर के दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर में जाकर के बैठक ले ले। वायलेंस हो रहा, जवान मर रहा है, वो आपकी सुरक्षा के नाते वहां पर है, उसकी हत्या हो रही है, वहां आप कभी जाकर के बैठक लिए? कभी क्या आपने कभी रणनीति नहीं? ऐसा नहीं होता साहब कि ऐसे रणनीति तो चारों तरफ से घेरने की, कार्य योजना बनाने की। और मैं कई बार हाउस में उठाया ये मुद्दा, और आज फिर आपके माध्यम से कहता हूं कि दंतेवाड़ा के अंदर शहीद हुए हमारे नेता लोग। कांग्रेस के तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री हमेशा कहते रहे कि नक्सली इस हमले के अंदर किनका हाथ है, उसके डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं साहब। 5 साल मुख्यमंत्री रह के चले गए, कहाँ गए वो डॉक्यूमेंट्स? खाली राजनीति करने की बात करते हो। अरे अपनी पार्टी के नेताओं का शहीद हो गए वो लोग, और उनके डॉक्यूमेंट्स आप निकाल नहीं पाए 5 साल के अंदर। आप सिर्फ राजनीति करना कांग्रेस पार्टी का काम है। समस्या का समाधान कोई कांग्रेस पार्टी कभी ना करती है, ना उसकी कोई सोच। तभी आप नक्सलियों के खिलाफ लगातार जो हमले कर रहे हैं या नक्सलियों को खत्म करने की बात हो रही है, टारगेट मतलब वही है 26 मार्च 26 तक खत्म भी हो जाएगा। कांग्रेसी कहते हैं कि किसी और को देना है, इसलिए बस्तर को आप साफ कर रहे हैं। अब उनकी सोच तो वहीं तक की है ना, क्योंकि बस्तर के अंदर तुम तो लंगोटी पहन के घुमाना चाहते हो, तुम तो वोट की राजनीति करना चाहते हो। तुमने बस्तर में क्या किया? तुम्हारा उदाहरण दो ना। कभी मेडिकल कॉलेज लेकर के आया क्या? कोई इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया क्या? क्यों बस्तर की कोई नेटवर्क कनेक्टिविटी बढ़ा दी क्या? क्या बस्तर के अंदर तुमने रोडों का जाल बिछा दिया क्या? जगदलपुर मुख्यालय है, क्या क्यों? अरे तुमने बस्तर में उन शहीदों के नाम पर वहां पर एक वो बनाया साहब स्मारक, वो भ्रष्टाचार की जड़ चल गया। क्या किया तुमने बस्तर के अंदर? अरे तुम उदाहरण में बात करो कि हमने ये डेवलपमेंट किया, हम बैठते हैं आपके साथ में कि हमने ये किया। आप उदाहरण जहाँ सूत ना कपास लट्ठम लट्ठा कि आपको इसको देने के लिए कर रहे हो, आप कभी ये करने के लिए कर रहे हो। अरे चर्चा करो, तथ्यात्मक बात करो, आपके पास क्या चीज़ है, क्या बताओ ना कि साहब हमारे कार्यकाल में हमने ये किया जी। कोई उदाहरण दे करके बता कि हमने अपने कार्यकाल में डेवलपमेंट के लिए किया। देश को आजाद हुए 77 साल हो गए, छत्तीसगढ़ 25वें साल में पहुंच रहा है। 40 साल से ज्यादा तो कांग्रेस पार्टी ने राज किया ना। 40 साल में क्या किया बस्तर में? और ये 5 साल में भूपेश जी रहे, इन्होंने क्या किया? गिना है कि मेरे कार्यकाल की ये उपलब्धि है, मैंने 5 साल में किया। बहुत समय होता था 5 साल। काम करने वाले के लिए समय महत्वपूर्ण नहीं होता, काम करने की इच्छा शक्ति चाहिए, दृढ़ता चाहिए। हमने विजन लेकर चला 2026 के अंदर सफल करके जाएंगे। हमने कहा नक्सल मुक्त होना चाहिए, आतंक मुक्त होना चाहिए, ये संकल्प है। और इसीलिए लगातार योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। और जो कुछ करता है ना सर, वही आलोचना का शिकार होता है। जिनको कुछ करना ही नहीं है, रेत के ऊपर पहाड़ बनाने का काम है, तो वो क्या करेंगे? अच्छा, आप डेवलपमेंट की बात कर रहे थे मुनज जी। स्मार्ट सिटी को लेके लगातार आप मुखर रहे हैं, विधानसभा में मुखर रहे हैं। रायपुर में क्या भ्रष्टाचार क्या है ऐसा देखिए कार्यकाल में हुआ? देखिए जिस प्रकार से केंद्र सरकार की योजना थी, महानगर के रूप में डेवलपमेंट होना चाहिए और मूल समस्याओं से जनता को मुक्ति मिलना चाहिए। कोई योजना, कोई प्लान, कोई दूरदृष्टि, जिन जिन चीज़ों के लिए केंद्र सरकार के पास आपने प्रस्ताव भेजे, कोई स्मार्ट रोड बना ही नहीं पाए आप। कोई ऐसा एक काम दिखा नहीं पा रहे हैं। 400 करोड़ रुपए पेयजल योजना में खर्च हुए रायपुर में 24/7।
एक सिंगल वार्ड नहीं है जिस वार्ड में कह दो आपके 100% वाटर पहुंचा दिया 24/7 तो बात का विषय जी। जब हम पानी नहीं पहुंचा पाए, कोई भी प्रोजेक्ट पे पहले डीपीआर बनती है, डिटेल सर्वे रिपोर्ट, उसके बाद में उसका टेंडर होता है, उस पर काम होता है, उसकी समय सीमा निर्धारित होती है। ये काम नहीं कर पाया आप ऐसा। ये बूढ़ा तालाब 3 एजेंसियां 3 बार काम कर ली साहब। नगर निगम के पास था, उसने पर्यटन विकास मंडल को दे दिया, पर्यटन मंडल ने उसके ऊपर कुछ काम किया, फिर वापस पर्यटन मंडल ने किसी बिना नगर निगम की जानकारी के किसी को एमओयू कर लिया। एमओयू कर लिया, ठीक है साहब, स्मार्ट सिटी उसके ऊपर कोई प्रोजेक्ट बना ली, स्मार्ट सिटी को वापस कर दिया। अब स्मार्ट सिटी को वापस कर दिया और आपने किसी के साथ एमओयू किया, तो शर्तें क्या थी? और शर्तें थी तो क्या उस शर्तें में स्मार्ट सिटी का पैसा लग सकता है क्या? क्योंकि डेवलपमेंट उसको करना है जिन शर्तों के साथ में आपने दिया होगा। तो आपने 35 करोड़ रुपए वहां खर्च कर दिए साहब। और 35 करोड़ में क्या खर्च किया? कुछ नहीं, देखने को मिलता फुवारा तक चालू नहीं हो पाए। 5 करोड़ का फुवारा है, चारों तरफ पहले से वॉल बनी है सालों साल की, उसी वॉल को लैंप लगे हुए थे चारों तरफ, वो लैंप लगा दिए। क्या कर दिया आपने? पैसे का अफवाह, कोई योजना नहीं, कोई दिमाग में नहीं, सोच नहीं। और जब उसको डेवलप हो गया, सब कुछ हो गया, स्मार्ट सिटी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जांच हो गई, सब, वही स्मार्ट सिटी वापस पर्यटन विकास निगम को देती बना करके। अब पर्यटन विकास निगम जिसके साथ एमओयू किया है वो वहां दुकानें खोल रहा है। यानी ये समझ के बाहर है। इतने सीनियर मोस्ट अधिकारी बैठते हैं, उनका विजन नहीं है क्या? उनकी सोच नहीं है क्या? कि अगर किसी संस्था को आपने ट्रांसफर किया, वो संस्था ने दूसरे को किस आधार पर एमओयू कर लिया? मूल संपत्ति का मालिक नगर निगम है जी, और नगर निगम को जानकारी में नहीं। ऐसे कई कांड है इस शहर में। पर ये गोल गोल रानी इतना पानी में जो नुकसान तो जनता का ही हो रहा है ना, यहाँ से वहां से तो हो तो रहे। तो जिन लोगों ने किया है उनको उल्टा टांगना चाहिए ना। जिन लोगों ने भी किया, रामलाल हो, श्यामलाल हो, मुक्कूलाल हो, उससे कोई लेना देना नहीं। जनता के पैसे का जिस व्यक्ति ने किया उसको उल्टा टांगना चाहिए और उससे पैसा वसूल करना चाहिए। अच्छा, 25 साल हो गए मोहन जी, पानी नल में पहुंचा नहीं, लेकिन अभी 2 बारिश में वो आपका प्रोफेसर कॉलोनी, तरुण नगर, इसका स्थायी हल कैसे निकलेगा? जब तक स्थायी कार्य योजना ना बने, ड्रेनेज सिस्टम, वाटर लॉकिंग सिस्टम जहाँ है उसको कैसे ठीक किया जाए, कोई सर्वे नहीं, कोई डिटेल जानकारी नहीं। रायपुर नगर निगम इतना बड़ा नगर निगम क्षेत्र फैल गया, 70 वार्ड हो गए, तो 70 वार्ड के पास कोई आपका सिस्टम है क्या? वाटर निकासी कैसे होगी? चाहे वो पीने का पानी हो तो वहाँ पहुँचेगा कैसे? अगर बारिश का पानी है या ड्रेनेज सिस्टम का पानी, वो निकलेगा कैसे? और निकल के कहाँ जाएगा? और कहाँ जाएगा तो उस पानी को ठीक करने के लिए हमें क्या क्या करना, कैसे करना, कोई ठोस प्लान नहीं। तो अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, अब तो प्लान बनेगा। अभी बन रहे। मैंने पहली बार का 70 वार्डों का नक्शा बनवा रहा हूँ। 70 वार्ड में मूलभूत सुविधा क्या क्या है, उसका भौगोलिक क्षेत्र कितना है, पूरा सर्वे 5 किलोमीटर का भौगोलिक क्षेत्र है, लंबाई चौड़ाई नापिए, उसके अंदर कितने किलोमीटर की रोड बन गई, कितना बाकी, कितनी कच्ची, कितनी पक्की, कितनी नाली है, कहाँ तक पानी पहुँच गया जी, कितने खंबे हैं, कितने सामुदायिक भवन हैं, कितने स्कूल हैं, कितने पीएससी है वहाँ, ये सब डिटेल, गार्डन कितना है, ये सब डिटेल के बाद में कुल कितने मकान हैं, कितने मकान कच्चे, कितने मकान पक्के, कितनी सरकारी ज़मीन पड़ी मेरे पास वहाँ पर, कितने खाली प्लाट पड़े, इस वार्ड से मेरे को राजस्व कितना प्राप्त होता। एक डाटा पूरा बनाना चाहिए और डाटा कंप्यूटर में फिट होना चाहिए। और फिट होने के बाद में उसके ऊपर में कौन कौन सा काम पहली प्राथमिकता मेरे को करना है, उसके लिए हमें पैसे की व्यवस्था करना। और वो काम जब हुआ तो उसमें डाटा चढ़ना चाहिए कि ये किस समय ये काम हमने किया था, ताकि ये पता रहे कि ओवरलैपिंग ना हो। इसलिए जो कमियां हैं उन कमियों को अगर योजना बताए, खाली वाहवाही लूटना तो कुछ भी कह दो, ये कर देंगे वो कर देंगे, हो कुछ नहीं रहा। जी,
7 साल हो गए साहब। मैं जब पर्यावरण मंत्री था 7 के 8 साल हो गए। इस रायपुर के अंदर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए पैसा दिया था, चालू ही नहीं कर पाए। यानी सोच नहीं है। और इसीलिए जब ये अभी मैंने एक बात बहुत स्पष्ट की, मैं बड़ी बड़ी घोषणा नहीं करूंगी, मैं मूलभूत योजनाओं पे काम करूंगी पहले, और डिटेल होने के बाद में हम योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे। जी। कपड़े अच्छे पहन ले, उससे क्या होगा साहब? सेंट छिटकने से थोड़ी देर के लिए खुशबू आएगी, लेकिन शरीर में बदबू है, उसको खत्म करो ना। जी, स्काई वॉक को लेके बहुत बार बात होती है, अभी स्टेटस क्या है और कैसे फायदा होगा, कैसा होगा संक्षिप्त में? देखिए, स्काई वॉक बनेगा, किंतु परंतु ही नहीं, उस योजना को लेकर के आए, सब लोगों से चर्चा करने के उपरांत उस योजना को लागू किए। अगर बन गया होता तो कोई चर्चा नहीं होती। जी। नहीं बना तो राजनीति कर रहे हैं। आपने 5 साल रोकने के बाद में 3 कमेटियां बना ली, 3 कमेटी का रिजल्ट क्या आया? आउटपुट यही है ना कि उसको बनना चाहिए। तो 5 साल तो लागत बढ़ाई ना जबरदस्ती, हट धर्मिता। आपने ईओडब्ल्यू दिया, क्लीन चिट दे दी, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। पब्लिक रिपोर्ट ले ली, क्लियर है। डॉक्यूमेंट्स आपने देख लिए, उसमें क्लियर है। स्काई वॉक का टेंडर हो चुका है। टेंडर होने के बाद में स्काई वॉक के ऊपर काम चालू हो, और मेरी कोशिश है पूरी किसी भी हालत में 2026 तक उसके स्काई वॉक को कंप्लीट कर दूंगा मैं। अच्छा, मेरी बात हो रही थी, एक वरिष्ठ साथी हैं, उन्होंने कहा कि राज्य के नगरीय प्रशासन में संरचना को लेके या कार्य योजना को लेके या मास्टर प्लान को लेके जितनी समझ राजेश मूणत जी के पास है, उतने बहुत कम लोगों के पास है। तो मेरा सवाल ये है कि अब चूंकि स्टेट कैपिटल रीजन क्षेत्र भी बनाने की बात चल रही है, ऐसे क्या किए जाए कि वो बेहतर और वृहद रूप से हम अपने शहरी जो बसाहट है, जो स्ट्रक्चर, वो बेहतर हो सके, सुझाव के तौर पर? देखिए, मैंने तो बात की थी, हाउस में भी अपनी बात रखी, माननीय मंत्री जी ने भी इस बात को स्वीकार किया। जब तक हमारे पास जोनल प्लान, क्योंकि चुनी हुई सरकारें भी है, नगर निगम भी है, नगर पालिका भी है, नगर पंचायत भी है, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके साथ में उससे जोड़ करके हम और क्या क्या कर सकते हैं, हम कहाँ कहाँ कौन कौन से सेक्टर को ला सकते हैं, जो कॉलोनियाँ, उन कॉलोनियों के ड्रेनेज सिस्टम को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, वहाँ तक पानी पहुँचाने के लिए हमारे पास क्या क्या संसाधन है, हमारे पास सस्ता परिवहन लेने के लिए जो आम जनता की पहुँच से परिवहन सुविधा हो, जो जन परिवहन हो, उसको हम कैसे कैसे ला सकते हैं, सीवरेज सिस्टम, वाटर सिस्टम, सस्ता परिवहन। और अब एक आधुनिक चीज़ें आ गई है। आधुनिक में ये हो गया, माल कैसे बन सकते हैं, कहीं बाजार कैसे विकसित हो सकता है, एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनती, तो टाउनशिप में जो फैसिलिटी हम देते हैं, तो अगर जो सेक्टर को हम चिन्हित करें उस सेक्टर में वो सब चीज़ कैसे हो सकता है। तो जब पुराना कई चीज़ों का सर्वे करेंगे तो इंडस्ट्रीज बसी हुई है कई जगह, तो वो इंडस्ट्रीज कैसे योजनाबद्ध तरीके से ठीक हो सकती, उसका आउटलेट कितना अच्छा हो सकता है, वो प्रदूषण से मुक्त कैसे हो सकती है, आने वाली जो लैंड हमारे पास पड़ी है उस लैंड का सदुपयोग कैसे हो सकता है, कितना % ग्रीन होना चाहिए। अभी तक हम लोग क्या डिमांड बेस्ड काम करते हैं, किसी ने कहते रोड बना दो, रोड बना दी, नाली बना दो। हम फ्यूचर प्लान नहीं किए जी। न हमने ये सोचा कि इस मास्टर प्लान में इतने साल के बाद में इस शहर की आबादी इतनी बढ़ जाएगी, तो इतनी बढ़ने के बाद में इतनी कनेक्टिविटी हमें चाहिए, हमें ये सब चीज़ें चाहिए। जब तक हमारे पास जोनल प्लान और योजनाबद्ध तरीके से हम काम नहीं करेंगे, हम इन चीज़ों से उभर नहीं पाएंगे। जैसे मैंने रायपुर में कैनाल रोड बनाई, एक्सप्रेस वे बनाया, ये दूरदृष्टि थी। अगर ये नहीं होता तो आज रायपुर के हाल क्या होते, हाँ, क्या हो जाता, इसमें कोई शक नहीं है। और इसीलिए ये सब चीज़ों को करने के लिए योजना, और मेरा बहुत मत स्पष्ट है, मैंने हाउस में भी ये कहा और आज भी कहा, कह रहा हूँ आपके माध्यम से, कभी भी कोई योजना लाए तो पहले ठोक बजा ले। योजना पब्लिक डोमेन में आने के बाद में वापस नहीं आनी चाहिए, वो इस प्रदेश की संपत्ति है, प्रदेश की जनता के पैसे का सदुपयोग है। राजनेता क्या करता है, काम कर रहा विरोध आया, छोड़ो यार इसको, ऐसा नहीं ऐसा कर लो, तो फिर आप डेवलपमेंट विजन नहीं है आपका। आपको मालूम है जब सर्वे किया आपने, डीपीआर बनाई कि आपको 20 मकान शिफ्ट होंगे इसमें, जब डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आई मालूम था आपको। तो निर्णय करने के पहले आपको इस चीज को समझना था कि मेरे 20 मकान को शिफ्ट करना, तो 20 मकान की व्यवस्था कैसे होगी। और जब एक बार निर्णय हो गया तो फिर निर्णय पे अडिग रहने की क्षमता होना चाहिए। यू टर्न नहीं लेना है, राजनीति में यू टर्न नहीं होता है। इसलिए मोदी जी जो कहें वो किए।
विजन स्पष्ट होना चाहिए। और जब डेवलपमेंट होता है ना साहब, तो आर्थिक इकोनॉमी भी अपने आप बढ़ती है। जितने भी डेवलप सिटी हम काहे के लिए जाते हैं घूमने, विदेश क्यों जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं विदेश में, क्या ऐसी कौन सी नई चीज जो इंडिया में नहीं, डेवलप्ड है, यही तो चीज है। अगर आप वहां पर चाहते हैं कि अच्छी आज अपने अपन घर की एक प्लानिंग करते, एक छोटा सा उदाहरण देके कहता हूँ मैं, आप अपने घर का एक नक्शा बनवाते हो, तो घर के नक्शे में बनाते हो सब चीज़ सोचते हो आप। मेरा किचन भी हो तो स्टोर रूम भी हो साथ में, मेरा लिविंग रूम ठीक हो, मेरा बाथरूम थोड़ा ठीक से बने, अगर मेरे बच्चे हो जाएंगे उसकी शादी करूँगा तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा रूम चाहिए, मेरा बच्चा है। तो जब मैं रायपुर शहर का डेवलप प्लान बनाऊँ तो अपने घर के प्लान की इतनी चिंता करता हूँ, तो फिर रायपुर शहर में आने वाले फ्यूचर में 25 साल 50 साल के बाद भी मेरा रायपुर कैसा रहे, इसके ऊपर क्यों नहीं चिंता करना चाहिए। आज दिल्ली के अंदर पुरानी दिल्ली को भूल जाइए आप, 100 साल पहले नई दिल्ली के अंदर आज भी ट्रैफिक ना के बराबर जाम होता है साहब। और इसलिए एक्सपांसन जब करें तो उनसे, जब मैं कमल विहार के ऊपर काम किया लोगों ने बहुत बोला, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि एक सरकारी संस्था ने 1600 एकड़ के अंदर एक अच्छी टाउनशिप को विकसित प्लानिंग के साथ, अंडरग्राउंड ड्रेनेज, केबलिंग सिस्टम और ये सब, तो ये कहाँ से मुक्ति मिलेगी। आज हम केबलिंग डालने की बात करते हैं, हम अंडरग्राउंड ड्रेनेज की बात करते हैं, सब मच्छर का प्रकोप आ गया, तो इनसे मुक्ति कब मिलेगी। जब ऐसी कार्य योजनाओं पे काम करोगे, वो सब जिसका नुकसान होता है ना, लोगों का माइंडसेट है व्यापारी टाइप का, प्रॉफिटेबल, और उसके अंदर मैं कहने में संकोच नहीं, सबका दिमाग उसी में दौड़ता है, कैसे फायदा मिले, बस वो है तो सब अच्छा है। अच्छा, आपने ट्रैफिक की बात की, और एक आग्रह है मेरे से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप शुरू करवाई, बहुत दिक्कत है उसकी वजह से। सहमत हूँ मैं आपकी बात से। मैंने पिछले दिनों माननीय डीआरएम साहब के साथ में ऐसे ही बैठा था, मैं विजिट किया था, तो मैंने उनसे आग्रह किया एक काम करिए आप हमें सहयोग कर दो। रेलवे स्टेशन से हमें जगदलपुर रेल लाइन नहीं जाती, यहाँ से आदमी बस स्टैंड जाता है, एक आदमी को 200 रुपया खर्चा होता है और 350 की टिकट है। हाँ, मेरा आग्रह कि अगर आप 10 बस यहाँ से परमिशन दे दो, जो अपन भविष्य में एक्सपांसन कर रहे हैं, और मैंने कलेक्टर से भी कहा इस से, नहीं तो पुराना जो हमारा बस स्टॉप है वहाँ से पब्लिक एक्सप्रेस से बाहर निकाल दो। हमने रायपुर में 4 अलग अलग क्षेत्रों में बस डिपो बुलाने की, मैं इसलिए कह रहा नहीं, दिमाग नहीं किसी का, सोच नहीं है, कल्पना नहीं है, विजन नहीं इनका। 1984 में 80 में सिटी बस चलती थी साहब शहर में। हाँ, ये क्या बात करेंगे, इनको आज की बात कर, 80 में सिटी बस चलती थी, और यहीं से निकलती थी। अरे मैं शंकर नगर में रहता था साहब, शंकर नगर से लेकर के यूनिवर्सिटी आते थे, सिटी बस में आते जाते थे। अभी तो 4 आउटर में ही सिटी बस चला दे कम से कम, टाटी बंद में इधर। इसलिए कहा ना, स्थायी व्यवस्था, आप डेवलप प्लान बनाइए, विजन लीजिए, 4 से बात करिए। इस रायपुर को प्रयोग मत करो यार, जो आता है ना अधिकारी, वो थोड़े दिन के बाद में एक नया प्रयोग देखता। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं दुखी होकर के ये बात को बोल रहा हूं। इसलिए आपसे आग्रह किया कि कैसे भी करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेरे को बहुत जरूरत है। मतलब मेरे को दुख होता हो, कहते हैं कि इतने अच्छे अच्छे लोग हैं काम करने वाले, अच्छे अधिकारी भी इस शहर के अंदर काम करने वाले रहे और रहते हैं, लेकिन कभी ये सोचो ना, अरे हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, और जनता के काम करने में कोई अड़ंगा नहीं आना चाहिए। होगा कोई कितना बड़ा, हम जनहित में काम कर रहे हैं, जनता के लिए, मेरा हित नहीं है इसमें। और जहाँ आदमी का हित टकराता है ना, तो फिर बिजनेस माइंडेड दिमाग दौड़ता है। ठीक, अच्छा, आप पूरे रायपुर की तो बात कर रहे हैं, लेकिन आप रायपुर पश्चिम का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। अपने इलाके में अभी आपने कुछ नए नए काम किए होंगे, एक दूसरा जन चौपाल भी लगाते हैं। मैं बहुत कम विधायक लोग को देखो जन चौपाल लगाते हैं, सीएम साहब तो लगा ही रहे हैं, अब अपने क्षेत्र में भी लगा रहे हैं। मेरा विजन उसके पीछे स्पष्ट है कि मेरे क्षेत्र की आवश्यकता क्या क्या है। जनता ने चुन के भेजा तो उससे डरना क्यों। ठीक है, समय लगेगा, इम्प्लीमेंट करने में समय लगेगा, समझने में समय लगेगा, लेकिन क्या क्या आवश्यकता है, नीड क्या है, ये तो जनता से पता लगेगा ना। इसलिए जन चौपाल में मैं जब एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको साहब, मैं अभी जन चौपाल में हीरापुर में था, मैंने पूछा आपको प्रधानमंत्री इसके उज्ज्वला योजना में कितने लोगों को मिला गैस का समय, उसमें 4-5 बहनें आ गई, हमें नहीं मिला। मैं कहा मिला भैया, हमारे को ये हमारा आ गया था और ये इसके अंदर हमें मिल नहीं रहा। मेरा मंडल अध्यक्ष था, मैं उसको बोला इसका पता कर तो यार, लिया सब पता किया, उसको तो 1 साल से मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है उसका दुरुपयोग दूसरा कर रहा है।
वहाँ के एक आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता से मिल करके उसकी सब्सिडी दूसरे खाते में ट्रांसफर करा दी, और सिलेंडर की जो सब्सिडी आ रही केंद्र सरकार से वो दूसरे के नाम ट्रांसफर करा दी, और उसको सिलेंडर नहीं मिला लेकिन पैसा उसके खाते में आ रहा है। और पकड़ में आया तो 7 लोगों को हमने पकड़ा उसके बाद में, तो उन 7 बहनों को दिलाया। फीडबैक के लिए बहुत जरूरी जन चौपाल। जन चौपाल से फीडबैक भी मिलता है और आवश्यकता क्या है, रोड नहीं है, नाली नहीं है, खंबा नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं, यही मूलभूत आवश्यकता है। गार्डन बन गया तो भैया गार्डन थोड़ा ये टूट गया, ये सब चीजें, और फ्यूचर में लैंड पड़ी तो इसका उपयोग हम क्या कर सकते हैं। आज जैसे मैं अटारी के अंदर जा करके वहाँ पर कॉलेज लेके आ गया, ITI लेके आ गया, हाई स्कूल भवन ले आया, वहाँ बड़े बड़े भवन बना दिया। मैं इधर घूम रहा हूँ, मैं यार आप सोच रहे हैं बहुत अच्छा है, यहाँ खेल के लिए नहीं था, वो लोग बोले भाई साहब हमारे पास खेल का वो नहीं है, मैं क्या चाहिए बास्केटबॉल का, मैं कहा हो जाएगा, तत्काल हो गया। मेरे क्षेत्र में अभी मैं 100 बेड का अस्पताल लेके आ रहा हूँ सरोना के अंदर। अच्छा, सैद्धांतिक सहमति हो गई है, बीते में प्रोजेक्ट चला गया। लाइब्रेरी नालंदा परिसर 2 बड़ा बनवा रहा है, 1000 सीटर, ये एजुकेशन हब है इस क्षेत्र के बच्चों को पढ़ने के लिए। ह्यूमन हॉस्टल आ रहा है, इंडोर स्टेडियम आ रहा है, ये लगातार चौड़ीकरण के काम अलग चल रहे हैं। आपको एक उदाहरण दूँ, कई चीज़ें मतलब मैं जो बोलता हूँ या कहीं है तो मेरे को बहुत दर्द भी होता है कई लोगों के ऊपर जिनका विजन और सोच नहीं होती ना। 2017 में 18 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी के ब्याज के पैसे थे, उसमें मंत्री थे माननीय अमर अग्रवाल जी, उनसे लिया, मैं आग्रह करके दिए। 17 से ठक्कर बापा वार्ड के अंदर पानी भी था, पहले तो पानी आ रहा था, पाइपलाइन की कमी थी, 18 लाख रुपए का पाइपलाइन था। 7 साल में वो पाइपलाइन कंप्लीट नहीं किया साहब। और जब मैं विधायक बनने के बाद में वापस गया, मैं कहा ये क्या है, क्यों पाइपलाइन से पानी क्यों नहीं पूछे। अब जब वो देखे सबको, पाइपलाइन तो अपनी जगह कितना खोद के देख लोगे, जो पहले बिछा हो तो दबा दिए। मैंने कहा ये क्या बात हुई यार, जहां जरूरत थी वहां डालो ना। पहले तो पानी आ ही रहा था यहाँ के लोगों को, आपको ये पता नहीं है, अब वो हो गया। अब उसके बाद में हो गया साहब कि पानी सब चेक कर ले साहब, नहीं साहब यहाँ पानी नहीं पहुँच पा रहा, नई टंकी का निर्माण करना पड़ेगा। तो क्या ये पता नहीं था क्या, मतलब आप दोष किसको दोगे आप। फिर मैंने आग्रह किया मंत्री जी से बैठ करके, अभी माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी ने 18 करोड़ रुपए मेरे लिए पानी टंकी उस क्षेत्र की प्यास बुझाने के लिए 18 करोड़ रुपए वापस स्वीकृत किए। तब दोष किसको दूं मैं, क्या सोचे उन अधिकारियों की। कहा ना, योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं करना, डिमांड पर काम करना, कुछ भी कर देना। पनिशमेंट सुनिश्चित होना चाहिए, पैसे का सदुपयोग होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए अधिकारी। बिल्कुल 100%। ये राजनेता को बदनाम करते हैं, मैं बहुत क्लियर कह रहा हूं। करनी पड़ेगी ना। अगर आप यहाँ बैठ करके, आपने कलेक्टर बैठा है, आपका HOD बैठा हुआ है, ये सब लोग क्या करते हैं नीचे यहाँ, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या। बिल्कुल। और अगर ये चीज़ें कमी वैसी है तो जिम्मेदारी इनके ऊपर क्यों नहीं आना चाहिए। मंत्री योजना बनाता है, क्रियान्वयन प्रशासनिक अधिकारी ये साइकिल के 2 चक्के, संसाधन की व्यवस्था करना, लेकिन प्रशासन को टाइट करना, प्रशासन को चलाना, ये अधिकारियों का कर्तव्य बनता है। अपने जूनियर, अपने नीचे के लोग काम लेना उनका काम है। अब उसके अंदर ये कमी देखने को मिलती है जब, तब गुस्सा आता है। आपने पिछले सत्र में शायद अवैध प्लॉटिंग को लेकर आपने मुद्दा उठाया था, अब उस पर लगाम लगने के लिए संशोधन हो रहे हैं, फायदा मिलेगा 100%। जनता को फैसिलिटी देना सरकार का कर्तव्य है, लेकिन जनता को गुमराह करके जो लूटने का काम हो रहा उसको रोकना भी जनता का काम। आपने आए एक गरीब किसान को लाके खड़ा कर दिया, उसके 4 एकड़ के अंदर आपने नक्शे में खींच दिया, और किसान को ले जाकर रजिस्ट्री ऑफिस में उसके नाम पे आप वो करा दे रहे हो। रजिस्ट्री, जिस व्यक्ति ने मकान लिया उसको न नल कनेक्शन मिल रहा है, ना इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन मिल रहा है, ना रोड बन रही, ना नाली बन रही, तो भैया खाली ये वो निशान डाल के, छूने का मुहर्रम डाल करके जनता को गुमराह करके सस्ता प्लाट बेच करके चले जा रहे हो। उसको मूलभूत सुविधा कौन देगा, उसका निमित्तीकरण होगा, उसका पैसा लगेगा, उसको वो बेचारा समझता नहीं है। और उसके साथ में और क्या रहता है कि जो वो
जमीन के अंदर जब वो काटता है ना साहब, प्लाटिंग काटता है कागज के, तो बची हुई जमीन उसकी ऋण पुस्तिका में चढ़ी रहती है। ठीक, यहां तक के बदमाश लोग हैं कि उसको भी बेच के चले गए। अब वो झगड़ा चल रहा है उनका, और इसीलिए अवैध प्लाटिंग के खिलाफ में जब मैं अभियान चला गया, कमल विहार जैसा प्रोजेक्ट ला सकता हूं। झुग्गी मुक्त शहरों, व्यवस्थित योजनाबद्ध तरीके से शहर बसे, आम जनता की अप्रोच से शहर में कोई चीज वंचित ना रहे। आपने हाउसिंग बोर्ड क्यों खड़ा किया? गरीब परिवार को सस्ते मकान देने के लिए ना, योजनाबद्ध तरीके से बसाने के लिए शहर को ना। अब आप आउटर में घूम लीजिए साहब, ड्रेनेज सिस्टम इसीलिए फेल है। आउटर में घूम लीजिए, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। कचरा चले जाए, हीरापुर चले जाए, जरवाज चले जाए, इधर चले जाए, कहीं कुछ नहीं। तो क्या करोगे आप? क्योंकि आपने कॉलोनियाँ बना ली। अब कॉलोनी बना ली और कॉलोनी के अंदर पंप के आधार पे आप पानी दे रहे हो, नलकूप है आपका, और अगर नलकूप सूख गया, पानी कहाँ से लाओगे आप? फिर चिल्ला रहे हो साहब मीठा पानी दो, मीठा पानी दो। अब जब वहाँ तक पाइपलाइन ही नहीं है, हमारी योजना ही नहीं है, करोड़ों रुपया वहाँ खर्च करके कौन ले जाएगा पाइपलाइन? तो प्रोजेक्ट भी वहीं के स्वीकृत करो जहाँ पर आप फैसिलिटी दे सकते हो। इसलिए ये जोनल प्लान, रीजनल प्लान, ये सब के पीछे यही उद्देश्य है कि योजनाबद्ध तरीके से शहर बसे और आम जनता को उसका हक का व्यवस्था मिले। अच्छा, हाल ही में आप लोग क्या मोना जी मैन पार्ट में चिंतन शिविर, मंथन प्रशिक्षण शिविर हुआ था, क्या निकला? जिस पार्टी में हमेशा होता रहता है। मैं लगभग 12-13 शिविर में जा चुका हूँ। हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। मैं मंत्री रहते हुए भी प्रशिक्षण शिविर में गया हूँ। ये प्रबोधनी हमारी संस्था है बॉम्बे में, 5-5, 6-6 स्टेट के लोग थे, सब गए थे। मैंने अटल जी, प्रमोद महाजन जी, नरेंद्र भाई मोदी उस समय आए थे, वो भी प्रशिक्षण देने आए थे हमारे को। सामान्यतः रोज सीखने को मिलता कुछ न कुछ। पार्टी की विचारधारा, जनता से संवाद, कार्य करने की योजना, आपको कैसा व्यवहार रहना चाहिए, आपका आचरण कहना चाहिए, हम किस विषय से जीत कर के आए, जनता ने वहाँ पर क्या विश्वास किया है, उन सब पे खड़े रहने के लिए पार्टी का नित्य ये एक एजेंडा है कि हमेशा जो भी पद पर आए हैं, चाहे वो जिला अध्यक्ष भी रहे, चाहे प्रदेश का मेंबर रहे, चाहे विधायक हो, सांसद हो, ये प्रशिक्षण चलते रहना चाहिए। सोशल मीडिया की बेहतर इस्तेमाल की उसमें बात हुई थी। मेरा सवाल ये है कि जो नए विधायक हैं उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? कि कुछ लोगों के लिए कई बार अभी हमारे हल्कों में भी बात होती रहती है कि रील्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो रियल लाइफ छोड़ के, रियलिटी को छोड़ के। क्या रहता है, देखिए साहब, सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जी, संवाद का, चर्चा का, पब्लिसिटी का। कुछ कर रहे तो जनता के बीच में जाता है, कमेंट्स भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं। इसके अंदर इतना जरूरी है कि जब जन संवाद कर रहे हो तो उसका सदुपयोग कैसे हो। समस्याओं के रूबरू भी होना अपना कर्तव्य है। समस्या का समाधान करने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म हो सकता है वो, और उसको सही ढंग से टैकल करने वाला भी। खाली मैं अपना फोटो के लिए रोज चर्चा का विषय, उससे एक बेनिफिट ये रहता है कि आज मंत्री जी कहाँ गए थे, आज विधायक जी कहाँ गए, कितने लोगों से मिले, कहाँ का जनसंपर्क, चर्चा का विषय भी बनता है। लेकिन उसमें जब जनता कमेंट से लिखती है कि हमारे यहाँ क्या ये चीज़ नहीं हो पाई, तो वो भी हमारे संज्ञान में आता है। उससे हमें अपनी कार्य योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने में और योजना बनाने में फ़ायदा मिलता है। जी। और इसलिए इसका सदुपयोग करना चाहिए। राजनीति में मोदी जी आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। 2017 में भी ऐसा कुछ हुआ था, व्यक्तिगत रूप से आरोप लगा, निराधार था। मेरा ये सवाल है कि ऐसी कभी सिचुएशन आए तो कैसे उससे पार पाए, कैसे उससे उभरें, क्या मनोबल कैसे बनाए रखें? देखिए, ये तुच्छ राजनीति और सिद्धांत और विचारों की राजनीति, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जी, वैचारिक मतभिन्नता होती है। जहां संवाद नहीं होता है वहां कंफ्यूजन पैदा होता है। जिंदगी में राजनीति को पॉजिटिव थॉट के साथ में चलना। व्यक्ति ने किसी विषय को लेकर नाराजगी व्यक्ति की, मतलब वो आपका दुश्मन नहीं है, पहला। दूसरा, राजनीति में उतनी सुचिता होना चाहिए कि जब मिले तो आंख ना झुकाना पड़े।
अटल बिहारी वाजपेयी जी के कई चीज़ों के उदाहरण हैं। लोकसभा के अंदर कई चीज़ों को उनको सुनने को मिलता है। छत्तीसगढ़ की विधानसभा के अंदर भी कई अच्छे उदाहरण हैं। मध्य प्रदेश के अंदर ये भी कई वाक कटुता को पटवा जी का, माननीय अर्जुन सिंह जी का, माननीय दिग्विजय सिंह का। अरे एक छोटा सा उदाहरण है, बेकह देता हूँ मैं आपको, ज़्यादा दूर क्यों जा रहा था। माननीय कमलनाथ जी की सरकार घिरी, शिवराज सिंह चौहान एक दी बार उसके घर गए मिलने गए थे। वो उनको गेट तक छोड़ने आया साहब, बधाई देने गए थे उनको। ठीक 4 दिन बाद कमलनाथ उनके घर गया। शिवराज जी ने कहा नहीं, आप जब तक चाहो उस मकान में आप रहो। यह राजनीति की सूचिता है और इसके कारण ही सामंजस्य, समन्वय और एक अच्छी सोच डेवलप होती है। जब कटुता आ जाती है मन में किसी के प्रति, तो आप कितना भी अच्छा सोच लो, कितना भी कर लो, तो द्वेष की भावना से ही काम करेंगे। और छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य यही रहा कि कांग्रेस पार्टी में द्वेष की भावना ज़्यादा आई। चाहे माननीय पहली सरकार रही हो, उस समय भी राजनीतिक हत्या हुई जो चर्चा का विषय बनी एनसीपी के नेता की। वो एक ही पार्टी के थे दोनों, लेकिन कहीं न कहीं अभी भी 5 साल रहे तो यही भावनात्मक रूप से यही चला, एक दूसरे को नीचा दिखाना। क्योंकि आपकी सोच जब किसी के प्रति प्रतिशोध की भावना आ जाती है तो दिल और दिमाग में एक ही चीज छाती, जो इससे बदला कैसे लूँ, इसको कैसे करूँ, तो आपका विजन खत्म हो जाता है, आपकी सोच खत्म हो जाती है। काम को लेकर के नाराज होना एक अलग बात है, लेकिन उसको लेकर स्थायी गिठान बांध देना वो अलग बात है। इसलिए मेरा बहुत स्पष्ट मत है, हमेशा राजनीति में सूचिता की राजनीति करो, विचार करो, संवाद आदान प्रदान करो, लेकिन कटुता ऐसी ना करो कि आमने सामने मिले तो आंख झुकाना पड़े या चेहरा घुमाना पड़े। तो ये रही समर साथ में बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री राजेश मुंडा जी, जिन खुल के हमसे गोट बात करें, शहर कैसे अच्छा बने, रायपुर कैसे अच्छा बने, कैसे बसाहट होना चाहिए, का मास्टर प्लान होना चाहिए, वो सब के बारे में विस्तार से बात करी, साथ में निजी जिंदगी के बारे में बात करी। अगले हफ्ते हम फिर कखरो से मुलाकात करबो। आप मन देखा था स्वराज एक्सप्रेस। जोहार सगा, जोहार भाई।